नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज कंपटीशन की बात करेंगे और ये चैप्टर आज ही ख़त्म हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। और इसमें पॉपुलेशन इंटरेक्शन पर चर्चा चल रही थी। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, अब तक इसमें डिस्कशन हो चुका है किस पर, प्रेडेशन की बात कर लिया है, हमने बात कर लिया है पैरासाइटिज्म पर, और अब चर्चा होने जा रही है कंपटीशन पर। कंपटीशन पे हमने आपको बताया था कि ये एक ही पॉपुलेशन के दो मेंबर्स के बीच में हो सकता है, तब हम उसको बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। बताया था मैंने आपको पिछले लेक्चर में। और यहाँ पर एक ही पॉपुलेशन के दो ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन है। इसी तरह से आप यहाँ कह सकते हैं कि एक ही पॉपुलेशन के दो ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन है, तब हम इसको बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बोलते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, राइट। इस तरह से एक ही पॉपुलेशन के, एक ही स्पेसीज के मेंबर्स के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन होता है, आपस में जो तालमेल होगा दैट इज कॉल्ड एज इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, इसको हम बोलते हैं। लेकिन अगर एक पॉपुलेशन और दूसरी पॉपुलेशन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा हो तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि ये पॉपुलेशन है ए और दूसरी पॉपुलेशन है बी, तो पॉपुलेशन ए और बी के बीच के जो इंडिविजुअल्स हैं इनके बीच में आपस में जब इंटरेक्शन होता है तो इट इज़ नोन एज इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। तो इस प्रकार के कंपटीशन को हम क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। हम इसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर कि दो अलग अलग स्पेसीज के बीच में इंटरेक्शन होने जा रहा है। तो यहाँ पर एक स्पेसीज, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि सुपीरियर स्पेसीज होती है, वन स्पेसीज इज सुपीरियर स्पेसीज, और जो दूसरी स्पेसीज होती है वो कौन है, वो इंफीरियर स्पेसीज है। दोनों एक दूसरे का भला नहीं चाहते हैं, इनके बीच में कंपटीशन है टू अवेल द कॉमन मिनिमल फूड रिसोर्स, इसलिए इनमें आपस में कंपटीशन होगा, दोनों एक दूसरे का भला नहीं चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार के इंटरेक्शन को निगेटिव इंटरेक्शन बोला जाएगा। दोनों साइड से निगेटिव है, ना वो उनको देखना चाहते हैं ना ये इनको देखना चाहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एक स्पेसीज ऐसी होगी जो कि सुपीरियर होगी, स्ट्रांग होगी, मोस्ट फिट होगी, वो अपने रिप्रोडक्टिव फिटनेस को बढ़ा लेगी, और किसकी कॉस्ट पर, जो इंफीरियर स्पेसीज है उसके इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट की कॉस्ट पर अपनी फिटनेस को ये बढ़ा लेगी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि अकॉर्डिंग टू डार्विन एवरी काइंड ऑफ इंडिविजुअल, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हैज़ अनलिमिटेड डिज़ायर टू रिप्रोड्यूस, मीन्स एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म वांट्स टू इंक्रीज इट्स रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ठीक है, और अपनी उस रिप्रोडक्टिव फिटनेस को अचीव करने के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म का हक मारता है, इसी को हम कंपटीशन बोलेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कराया था, आपने लिखा भी होगा, रिप्रोडक्टिव फिटनेस को बढ़ाते हैं। अब जैसे यहाँ पर सुपीरियर स्पेसीज और इन्फीरियर स्पेसीज की बात है, तो जो सुपीरियर स्पेसीज है वो इन्फीरियर स्पेसीज के रिप्रोडक्टिव फिटनेस को डाउन करेगा, उसको लोअर कर देगा, कम कर देगा। द सुपीरियर स्पेसीज, विच वन, सुपीरियर, lowers the reproductive fitness मतलब आर वैल्यू को घटा देता है। आपको याद होगा हमने आर वैल्यू बताया था, आर वैल्यू क्या होता है, बी माइनस डी, बर्थ माइनस डेथ, दैट इज द इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट। तो इसको क्या करता है, ये किसी भी सुपीरियर का तो बढ़ेगा, सुपीरियर स्पेसीज जो होगा उसकी आर वैल्यू बढ़ेगी, और जो इन्फीरियर स्पेसीज होता है उसकी आर वैल्यू घट जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है।
तो इस प्रकार से सुपीरियर स्पीसीज लोअर्स द रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ इंफीरियर स्पीसीज, अब यहां पर इस आधार पर दो प्रकार का आउटकम आप देखेंगे, दो घटनाएं होंगी, एक कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन और दूसरा होगा कॉम्पिटिटिव रिलीज। ये दो तरह के आउटकम्स होंगे, यहां पर दो तरीके के कंडीशंस बनेंगे, हालात बनेंगे अगर कंपटीशन होता है तो। एक स्पीसीज है सुपीरियर और दूसरी स्पीसीज है इन्फीरियर। जो सुपीरियर स्पीसीज है इन्फीरियर स्पीसीज के रिप्रोडक्टिव फिटनेस को कम कर देती है, राइट। क्यों ऐसा होता है? ये आर वैल्यू क्या है? मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जिसका बायोटिक पोटेंशियल ज़्यादा है, व्हाट डू मीन बाय बायोटिक पोटेंशियल? द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, उसकी कैपेसिटी रिप्रोडक्शन की, उसको बायोटिक पोटेंशियल कहा जाता है। इट इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ आर। आर इज द इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट, यू नो, इट इज द वैल्यू दैट इज ऑब्टेन्ड using the formula birth minus death equals to R, that is the increasing intrinsic growth rate of population। तो यहाँ पर R वैल्यू जिस ऑर्गेनिज्म का ज़्यादा है वो सुपीरियर स्पीसीज है। तो कोई भी स्पीसीज इस दुनिया में अपनी संतान को बढ़ाना चाहती है तो वो क्या है? केवल चाहती है, और अगर इसमें वो सक्षम है तो उसकी R वैल्यू अधिक है, तो दूसरी स्पीसीज उसकी R वैल्यू को कम करने का प्रयास करेगा। यहाँ पर इस तरीके से दो घटनाएं हो रही हैं, एक हो रहा है कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, और दूसरा होता है कॉम्पिटिटिव रिलीज। इन दोनों बातों को जरा आप समझिए, देयर इज वेरी स्लाइट डिफरेंस इन दिस टू। पहला एग्जांपल इन्होंने बताया है, आपकी एनसीईआरटी में है, कि एक तालाब पर विजिटिंग जो फ्लेमिंगो होते हैं, दोनों फ्लेमिंगो, बगुला बोलते हैं हिंदी में, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इसको क्या बोलते हैं? बगुला। और बगुला आप जानते हैं क्या खाता है? मछली। एक तालाब के किनारे बगुला है और उस तालाब में छोटी मछलियाँ हैं और बड़ी मछलियाँ हैं। ये तालाब है, इस तालाब में छोटी मछलियां हैं और बड़ी मछलियां हैं। ये बड़ी मछलियां हैं और ये स्मॉल फिश है, ये स्मॉल फिश है। और यहाँ पर कौन है? बर्ड है, कार्निवोरस बर्ड है, जिसका नाम क्या है? फ्लेमिंगो। इस तालाब पर ये विजिटिंग फ्लेमिंगो, आपकी बुक में लिखा है विजिटिंग फ्लेमिंगो। इसका मतलब ये है द पॉन्ड वाटर इज नॉट इट्स नेटिव हैबिटेट। बगुला एक्वेटिक बर्ड नहीं है, वो तालाब को विजिट करने आता है, इसीलिए लिखा गया है विजिटिंग फ्लेमिंगो। व्हाट डू मीन बाय विजिटिंग फ्लेमिंगो? इट इज कमिंग फॉर द कलेक्शन ऑफ द फूड। ये भोजन के चक्कर में आता है कि तालाब में जो मछली होगी हम उसको खा लेंगे। अब आपको मालूम है कि यहाँ पर जो फ्लेमिंगो है, दिस वन, इट इज द स्पीसीज ए एंड दिस लार्ज फिश इज द स्पीसीज बी। ये दोनों डिफरेंट स्पीसीज हैं। और ये कौन है? ये स्मॉल फिश होती हैं। क्या है? फूड ऑफ, ये फूड है कैसा? कॉमन, मिनिमल, भोजन की सप्लाई कम है और इसको खाने वाली स्पीसीज कितनी है? दो। यहाँ पर फ्लेमिंगो कैसा है? सुपीरियर स्पीसीज है। और यहाँ पर जो ये लार्ज फिश है ये कैसा है? इन्फीरियर स्पीसीज है। तो यहाँ पर जो सुपीरियर स्पीसीज है वो लार्ज स्पीसीज के लिए जो उपलब्ध भोजन है तालाब में उसको सब खा जाएगा, और फिर बड़ी मछली के लिए भोजन रहेगा नहीं तो ये मर जाएंगे। क्योंकि एक ने क्या काम किया है? एक ने इनके हिस्से का भोजन खा लिया। अब कॉमन फूड के लिए ये भी इसी पर भोजन चाहते हैं और ये भी भोजन यहीं से चाहते हैं, तो पता लगा इनकी संख्या बहुत कम है। तो इनको खाने वाले अगर बगुला सुपीरियर स्पीसीज है और इसकी संख्या ज़्यादा है तो इसने बहुत जल्दी से प्रेडेशन करके यहाँ पर भोजन के स्रोत को ख़त्म कर दिया, तो इनके खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब ये मछलियाँ भोजन के अभाव में मर जाएंगी, प्राण त्याग देंगी, इस दुनिया से चली जाएंगी। इस घटना को कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कहा जाता है। एक्सक्लूड कर दिया, वापस जाओ जहाँ से आए थे। ये क्या चीज़ है? इन एब्सेंस ऑफ फूड द इंफीरियर स्पीसीज रिमूव्ड आउट फ्रॉम द हैबिटेट, राइट। इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कहते हैं, ठीक है। इस केस को क्या बोलेंगे? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। यहां पर क्या होता है? इंफीरियर स्पीसीज रिमूव्ड, उस हैबिटेट से ये मर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, और केवल वहां पर बगुला रह जाएगा जो सुपीरियर स्पीसीज है। इस घटना को कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कहते हैं।
अब आइए और दूसरी बात करते हैं कि कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या चीज होता है। नाउ द सेकंड वन, दैट इज कॉम्पिटिटिव रिलीज। इसके बारे में समझते हैं। कोनेल्स एक्सपेरिमेंट है। कॉम्पिटिटिव रिलीज से संबंधित कोनेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट है। पूरा नाम क्या है? कोनेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। ये एक पर्टिकुलर एरिया है। यहां कौन रहता है? सुपीरियर स्पेसीज। यहां पर क्या उपलब्ध है? यहां पर फूड उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है? फूड यहां पर है। इस भोजन को सुपीरियर स्पेसीज भी करती है, और इस भोजन पर बाहर से आने वाले कौन होते हैं? इंफीरियर स्पेसीज होते हैं। और ये फूड कैसा है? ये कॉमन फूड है। लेकिन ये जो सुपीरियर स्पेसीज है, ये क्या करेगी? सुपीरियर स्पेसीज इनको आने ही नहीं देगी यहां पर। ठीक है, जो सुपीरियर स्पेसीज है वो इस पर्टिकुलर एरिया में इंफीरियर स्पेसीज को आने ही नहीं देगी। यहां क्या था? यहां पर सुपीरियर स्पेसीज बाहर से आया और इंफीरियर को खत्म कर दिया। यहां क्या है? सुपीरियर स्पेसीज अंदर बैठा हुआ है, इंफीरियर को अंदर आने ही नहीं देगा। उसने अपना एक क्या कर दिया? अपनी एक एरिया फिक्स कर लिया है, एक टेरिटोरी फिक्स कर लिया है। जैसे उदाहरण के लिए कि एक मोहल्ले में कुत्ता है, बाहर से दूसरा कुत्ता आता है। अगर बाहर से दूसरा कुत्ता आ रहा है और वो दमदार है, तो यहाँ लोकल कुत्ते को मार करके उसका भोजन खा जाएगा। लेकिन अगर यहाँ लोकल एरिया में रहने वाला कुत्ता स्ट्रांग है, तो इन्फीरियर वैरायटी का जो कुत्ता होगा, जब उसमें एरिया में जाएगा तो ये भौंक कर उसे भगा देगा, वहाँ रहने ही नहीं देगा। क्यों नहीं रहने? कि ये एरिया मेरी है, यहाँ पर भोजन हमारे लिए उपलब्ध है, तुम यहाँ नहीं रहोगे। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। इन्होंने क्या कर दिया है कि एक डायमेंशन फिक्स कर दिया है कि इसके अंतर्गत तुम्हें नहीं आना, ये मेरा इलाका है। तो इसे हम बोलते हैं कोनेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। और इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है एक विशेष प्रकार के आर्थ्रोपोडा, जिसको बोलते हैं बैलेनस। अभी जो बैलेनस होते हैं ये दो वैरायटी के हैं, सुपीरियर स्पीसीज के और इन्फीरियर। जो इन्फीरियर चैथामेलस, उसका एग्जाम्पल किताब में दिया गया, आपकी एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो। बैलेनस जो होता है उसका एग्जाम्पल दिया गया है कि जो है रॉकी एरिया में, स्कॉटलैंड में, ये विशेष प्रकार के आर्थ्रोपोड्स होते हैं जो कि समुद्र के किनारे इंटरटाइडल एरिया में पाए जाते हैं। व्हाट डू मीन बाय इंटरटाइडल एरिया? इंटरटाइडल एरिया का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर ज्वार आता है, थोड़े समय के लिए पानी आता है और उसके बाद लहर के साथ वापस चला जाता है, तो वो एरिया वहाँ पर फिर लैंड हो जाती है। समुद्र के किनारे अगर आप गए हो तो आप देखेंगे कि पानी का एक लहर आती है और उसके बाद क्या होता है, फिर वापस लौट जाती है, तो फिर वहाँ पर मैदान खाली हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ये जो समुद्री जीव है, आर्थ्रोपोड है, इसमें बैलेनस की दो वैरायटी है, एक सुपीरियर वैरायटी है और दूसरी इन्फीरियर। तो चैथामेलस की जो वैरायटी है वो इन्फीरियर है और लार्ज साइज का जो बैलेनस है वो सुपीरियर है। तो जो सुपीरियर बैलेनस है वो यहाँ पर बैठा हुआ है इस एरिया में, तो जो इन्फीरियर बैलेनस है उसको आने ही नहीं देता है। ये एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया गया है चैथामेलस का, उसे आप खोलेंगे और अंडरलाइन कर लेंगे, राइट। तो इस प्रकार से बैलेनस की दो स्पीसीज हैं, ए और बी। ये इन्फीरियर है और ये सुपीरियर है। इंटरटाइडल एरिया में रहता है, इसने अपना डायमेंशन सेट कर दिया और ये अगर यहाँ आना चाहे तो इसको यहाँ नहीं आने देता। तो ये पर्टिकुलर अपनी एरिया फिक्स करके और इन्फीरियर वैरायटी के बैलेनस को यहाँ नहीं रहने देता, यहाँ से इसको रिलीज कर देता है, हटा देता है। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव रिलीज। तो वो जाएगा अपना किसी और एरिया में भोजन तलाशेगा, फिलहाल उसको भोजन यहाँ पर ये नहीं करने देगा जो सुपीरियर स्पीसीज वाला है। इट इज़ नोन एज कॉम्पिटिटिव रिलीज। इसी से संबंधित गॉस प्रिंसिपल दिया गया है। गॉस प्रिंसिपल आप जो है पढ़ेंगे, उसमें किताब में लिखा गया है कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक ही रिक्वायरमेंट की दो स्पीसीज लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं कर सकती। कौन सा एक्सपेरिमेंट है ये गॉस प्रिंसिपल है एक्सक्लूजन का। तो यहां पर क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू गॉस प्रिंसिपल, कह रहे हैं कि एक एरिया में स्पीसीज विद सेम रिक्वायरमेंट कैन नॉट एग्जिस्ट। ये गॉस प्रिंसिपल है। व्हाट इज गॉस प्रिंसिपल? कह रहे हैं कि इन
any area, the two species with same requirement cannot coexist। ये गॉस प्रिंसिपल है स्पेसीज के कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन के लिए। तो ऐसी दो स्पेसीज जिनकी रिक्वायरमेंट सेम है वो एक ही एरिया में बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते। ये टाइम रिलेटेड है, जी हाँ, ये टाइम रिलेटेड है और इस पर डिपेंडेंट है कि यहाँ पर जो फूड रिसोर्स है वो कितना रिच है। अगर फूड रिसोर्स पर्याप्त है तो कोई कंपटीशन नहीं है, दोनों खाएंगे और दोनों आराम से रहेंगे। लेकिन अगर फूड रिसोर्स लिमिटेड सप्लाई में है तो दोनों स्पेसीज यहाँ पर बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगी। ये बहुत ही व्यवहारिक चीज़ है, एकदम से आप समझ जाएंगे इस चीज़ को। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये सारे केसेस, जैसे कॉम्पिटिटिव रिलीज की बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमेशा नहीं होती हैं। कहीं कहीं पर क्या होता है कि जो दो कॉम्पिटिंग स्पेसीज होती हैं वो बड़ी समझदार होती हैं, वो आपस में समझौता कर लेती हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होता है। एंड व्हाट काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज डन हियर, तो इस पर हमें बात करनी है कि हमेशा ना तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन होता है ना ही कॉम्पिटिटिव रिलीज होता है। कहते हैं यार प्यार से रहते हैं हम दोनों साथ में, 2 टाइम खाना के बजाय हम 1 रोटी शाम को खा लेंगे, तुम सुबह खा लेना, अगले दिन सुबह तुम खा लेना, शाम को हम खा लेंगे, या तुम शाम को खा लेना, सुबह हम खा, टाइम बांट लेंगे। तो इनके फोरेजिंग हैबिट में चेंज आ जाता है। अब वो किस तरह का होता है, इसी को रिसोर्स पार्टीशनिंग कहते हैं। क्या कहेंगे, रिसोर्स पार्टीशनिंग कहते हैं, जहाँ पर ना तो कॉम्पिटिटिव रिलीज होता है और ना ही कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन होता है। क्या होता है यहाँ पर, तो साहब समझदारी की बात है, एक दूसरे के लिए समझदारी करते हैं, प्यार से रहना चाहते हैं, मस्ती के साथ। कहते हैं इतना प्यार है कि चलो हम भोजन भी शेयर कर लेते हैं तुम्हारे साथ। तो कुछ समझदार स्पेसीज होती हैं, ये मनुष्य से ज़्यादा समझदार होती हैं। आदमी तो एक दूसरे का खून कर देता है, भाई भाई में खून हो जाता है, बाप बेटे में हो जाता है, सिंहासन के लिए लड़ाई होती थी पहले। यहाँ कह रहे हैं कि साहब रिसोर्स पार्टीशनिंग, भोजन जितना है ना वो अगर कम भी है तब भी कह देंगे कम में काम चला लेंगे, बांट कर खाएंगे, है ना, मिल बांट कर खा लेंगे। तो आइए उस चीज़ को हम समझते हैं कि रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या चीज़ होती है। हाँ, क्या चीज़, कॉम्पिटिटिव रिलीज हो रहा है, कहाँ हो रहा है, रिसोर्स पार्टीशनिंग में कहाँ हो रहा है, तो रिसोर्स पार्टीशनिंग थोड़ा हो रहा है, ये रिसोर्स पार्टीशनिंग हो रहा है, कॉम्पिटिटिव रिलीज कहाँ हो रहा है। नहीं साहब, यहाँ पर नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल क्लियर केस है कि यहाँ पर ना तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हो रहा है ना कॉम्पिटिटिव रिलीज हो रहा, दोनों नहीं हो रहा है। क्योंकि समझदारी की बात आ गई ना, एक दूसरे से कंप्रोमाइज़ किए हैं, झगड़ा करके थोड़ो, वहाँ बल प्रयोग करके हटाया है, यहाँ बल नहीं प्रयोग कर रहा ना। ये तो एक 2 तमाचा मार के भगाएंगे, चल भाग यहाँ से, ये हमारी एरिया है। कुत्ते ने भौंक कर गर्दन काट लिया दूसरे कुत्ते की, यहाँ खाना हम खाएंगे, तो वो कॉम्पिटिशन रिलीज है। बात समझो, यहाँ जो हो रहा है ये आपसी समझदारी के साथ हो रहा है, इसलिए इसको ना तो यहाँ कॉम्पिटिटिव रिलीज हो रहा है ना कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हो रहा है, ये दोनों बात नहीं हो रही है। समझ में आई बात। तो इसको हम कॉम्पिटिटिव रिलीज या कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन नहीं कहेंगे, तो यहाँ पर बोलेंगे रिसोर्स पार्टीशनिंग। या तो ये अपना समय चेंज कर लेंगे, एक सुबह खाएगा दूसरा शाम को खाएगा, या फिर रिसोर्स दोनों एक मिल करके खाएंगे तो थोड़ा थोड़ा बांट लेंगे। तो इसको हम रिसोर्स पार्टीशनिंग कहते हैं। एक ही बरगद के पेड़ पर रहने वाले जो होते हैं वार्बलर्स, वार्बलर एक विशेष प्रकार की बर्ड्स और क्या नाम है होती हैं, इंसेक्ट ईटर्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, इंसेक्ट ईटर्स, ये बरगद के पेड़ पर हैं या किसी भी पेड़ पर हैं, तो वो क्या काम करते हैं, वो भोजन को मिल बांट कर खाते हैं। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग का एग्जाम्पल वार्बलर्स ऑन द ट्री एग्जाम्पल किताब में दिया गया है। तो ये क्या करेंगे, या तो फोरेजिंग हैबिट अपनी चेंज कर लेंगे, या फिर टाइम चेंज कर लेंगे कि भैया सुबह हम खाएंगे शाम को तुम खा लेना, या फिर भोजन को बांट कर खाते हैं, मिल बांट कर। तो इसको हम रिसोर्स पार्टीशनिंग कहते हैं।
ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं बनेगा, सीधा पूछेंगे। वार्बलर्स इनके एग्जाम्पल हैं। वार्बलर्स ऑन द ट्री आर द एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स पार्टीशनिंग, लिख लेंगे आप। तो फीडिंग हैबिट को या तो चेंज कर लेते हैं और या फिर फीडिंग टाइम चेंज करते हैं, ऐसे होता है। बात समझ गए होंगे। तो जितने भी कंपटीशन के केसेस थे मैंने आपको समझा दिया है सारा। अब हम बात करने चल रहे हैं लास्ट में, दैट इज म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट, प्लस प्लस इंटरेक्शन। अभी तक क्या बताया था? प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस माइनस। अब क्या बात करेंगे? प्लस प्लस इंटरेक्शन। नेक्स्ट, इसी को म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। प्लस प्लस इंटरेक्शन। प्लस प्लस इंटरेक्शन, हम इसी चीज को म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इट इज द बेनिफिशियल रिलेशनशिप among both partners, also known as mutualism. It is known as mutualism. It is the beneficial relationship between two partners. One species A and other species B, both are beneficial to each other, and there are large number of examples of this relationship. अगर हम यहाँ पर बात करें सिम्बायोसिस, बिटवीन, अगर हम बात करें कि किसके किसके बीच में हो रहा है, तो इट इज इन बिटवीन एल्गी प्लस फंजाई। इस रिलेशन को क्या बोलेंगे? लाइकेन। ये लाइकेन्स होते हैं। एल्गल पार्टनर यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करता है बिकॉज ऑफ हैविंग द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, एंड द फंगल पार्टनर गेट्स द नरिशमेंट फ्रॉम हियर, एंड इन एक्सचेंज इट प्रोवाइड्स द मिनरल्स एंड वाटर टू एल्गल पार्टनर। तो यहाँ पर ये लाभदायक संबंध है। पहला एग्जाम्पल सिम्बायोसिस का मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से इसका एग्जाम्पल है फंजाई में और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स, इनके बीच का ये रिलेशनशिप है। हम इसी को बोलते हैं माइको राइजा। दिस रिलेशनशिप इज नोन एज माइको राइजा। तो पहला एग्जाम्पल अभी हमने आपको बताया लाइकेन का। It is the relationship between algal partner and fungal partner, that is known as lichen. The second one, that is mycorrhiza, and it is the relationship between fungi and roots of higher plants. ठीक है। इसी प्रकार का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया का हमारे साथ होता है। माइक्रोफ्लोरा इन और एलिमेंट्री कैनाल, intestinal bacteria are very helping nature, and these synthesize some kind of vitamins and live inside your body, and from you these get the nourishment and shelter. इस प्रकार से आप देखें तो माइक्रोफ्लोरा हमारे इंटेस्टाइन में तमाम लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए विशेष प्रकार के विटामिन्स वगैरह का निर्माण करते हैं। तो ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये बेनिफिशियल रिलेशनशिप है। यहाँ पर कौन सा? ये सिम्बायोसिस बोलेंगे म्यूचुअलिज्म में, राइट। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम बात करते हैं कॉमेंस, यहाँ पर क्या नाम है, फ्लावरिंग प्लांट्स के बीच। एंड पॉलिनेटर्स। कौन से पॉलिनेटर्स? इंसेक्ट पॉलिनेटर्स। इसकी बात करें हम, फ्लावरिंग प्लांट्स और इंसेक्ट पॉलिनेटर्स के बीच की बात करें।
यहाँ पर क्या होता है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इनमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। अब आपको पता है कि प्लांट्स जो होते हैं इनका स्टेशनरी लाइफ होता है। पोलन ग्रेन में किसी भी प्रकार का ऑर्गेन ऑफ मूवमेंट नहीं होता एक्सेप्ट पाइनस को छोड़ दें अगर, तो पाइनस में विंग्ड पोलन ग्रेन होते हैं तो उड़ के हवा में चले जाते हैं। लेकिन बाकी सब में क्या होता है कि ये पैसिव होते हैं, पैसिव नेचर के, स्लगिश होते हैं, नॉट मूविंग होते हैं। तो ये क्या काम करेंगे, तो पोलन ग्रेन को एक पॉइंट से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो फिर क्या करेंगे, वो स्टिग्मा तक पहुंचाना है दूसरे फ्लावर में। तो इनके लिए इंसेक्ट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, तो इनको यहाँ पर बोला गया इंसेक्ट पॉलिनेटर। अब ये एक प्रकार का म्यूचुअलिज्म है। क्यों है, क्योंकि इंसेक्ट प्लांट के काम आते हैं। क्या काम करते हैं, पॉलिनेशन करा देते हैं। बदले में प्लांट्स इस काम के लिए इंसेक्ट्स को कुछ फीस देते हैं। ये फीस क्या होती है, तो कह रहे हैं कि वो बदले में उनको मकरंद देते हैं, नेक्टर देते हैं। तो इंसेक्ट्स इस इंटेंशन से नहीं आते हैं कि हम तुम्हारा पॉलिनेशन कराने आ रहे हैं, वो तो नेक्टर चुराने आते हैं और उनके इस काम में हलचल मच जाती तो फूल का पॉलिनेशन करके चले जाते हैं। या अपने पैरों में, अपनी बॉडी के जो उनके इस पैर वो होते हैं, क्या नाम है, ब्रेसल्स होते हैं, उनमें इनके क्या नाम है पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं और जब किसी दूसरे प्लांट पर जाते हैं तो एक एज ए वेक्टर, यहाँ पर इंसेक्ट एक वेक्टर की तरह काम कर रहा है और पोलन ग्रेन को उठाकर दूसरी जगह पहुँचा रहा है। कैरियर है, पॉलिनेटर है, दोनों एक दूसरे के लिए लाभदायक हैं। उन्होंने इनका पॉलिनेशन करा दिया, इन्होंने बदले में उनको फीस चुका दी, काम खत्म हो गया। ये क्या है, इट इज़ ए काइंड ऑफ म्यूचुअलिज्म, एक प्रकार का परस्पर लाभदायक संबंध है। इतनी बात समझ गए सभी लोग। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमेशा प्लांट जो है बहुत ईमानदार नहीं होते, यहाँ पर कंसीलिंग दोनों तरफ से होती है। कभी कभी इंसेक्ट्स पॉलिनेटर रॉबरिंग का काम करते हैं, रॉबरी, इंसेक्ट रॉबर्स होते हैं। ये इंसेक्ट रॉबर्स क्या होते हैं, रॉबरी मतलब समझते हैं, डकैती डालना। तो ये क्या काम करते हैं कि कुछ ऐसी व्यवस्था करते हैं कि ये पॉलिनेशन नहीं कराते और नेक्टर चोरी कर लेते हैं, सीना चोरी करते हैं। प्लांट्स के किसी काम नहीं आएंगे। प्लांट्स इस चिंता में रहेगा कि इंसेक्ट भैया आएंगे, पॉलिनेशन कराएंगे, हमारा भी काम चल जाएगा, इनका भी चलेगा। इंसेक्ट भैया क्या होते हैं, वो ठहरे डाकू, रॉबरी कर रहे हैं, तो इंसेक्ट रॉबर्स इनको कहा जाता है। और ये फूलों पर आकर के मकरंद तो चुरा लेते हैं परंतु पॉलिनेशन नहीं कराते, बहुत आराम से चले जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो ये धोखा देते हैं प्लांट्स को। धोखा इस तरह का मतलब डकैती करते हैं सीधे, और पॉलिनेशन नहीं कराते हैं और नेक्टर लेकर भग जाते हैं। तो ये इंसेक्ट रॉबर्स होते हैं। और कुछ प्लांट्स बहुत दुष्ट होते हैं, इनका भी एग्जाम्पल है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि अपना काम चला लेते हैं, पॉलिनेशन हो गया तुम जाओ भाड़ में, ऐसे भी होते हैं। तो वो उनको फीस नहीं अदा करते हैं, तो दोनों एक दूसरे को कंसील करते हैं। ऐसे रिलेशनशिप भी आपको मिलेंगे देखने को। इसका एक एग्जाम्पल स्यूडो कॉपुलेशन का आपकी किताब में दिया गया है। स्यूडो कॉपुलेशन का एग्जाम्पल दिया गया है, राइट। ये स्यूडो कॉपुलेशन क्या होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ऑफ्रिस वैरायटी का आर्किड होता है, मेडिटेरेनियन आर्किड होता है। आपको मालूम है कि आर्किड्स में फूल बहुत खूबसूरत होते हैं, सजावट के काम आते हैं ये घरों में। अब क्या है कि उसका जो फूल होता है, एक विशेष प्रकार का जो माथ है, उसकी बॉडी जैसा दिखता है, फूल की बनावट ऐसी होती है कि माथ कंफ्यूज हो जाता है कि ये मेरी ही वैरायटी का अपोजिट सेक्स का इंसेक्ट है। अब वो हवा में उसको देखते हैं उस फूल को, तो समझते हैं ये मेरा फीमेल है, और उसके साथ कॉपुलेट करने के चक्कर में वो जाते हैं और फ्लावर पर बैठते हैं, पॉलिनेशन हो जाता है और इनको कुछ नहीं मिलता, इनको धोखा मिलता है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्यूडो कॉपुलेशन। ऐसा कॉपुलेशन जिसमें गैमीट ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं, तो इंसेक्ट कुछ नहीं हुआ, इंसेक्ट में रिप्रोडक्शन नहीं हुआ और बदले में काम चल गया किसका, फ्लावर का काम चल गया, आर्किड का। तो यहाँ पर कंसीलिंग दोनों तरफ से होती है। ये भी बदमाश होते हैं और वो भी बदमाश होते हैं जो पॉलिनेशन कराने आए हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल कॉमेंसल का है, आइए समझ लें। कॉमेंसलिज्म क्या होता है, म्यूचुअलिज्म समझ लिया आपने। अब प्लस और जीरो का इंटरेक्शन समझिए, प्लस एंड जीरो इंटरेक्शन। प्लस एंड जीरो इंटरेक्शन, यहां पर क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसल्स होते हैं, कॉमेंसलिज्म, एक पार्टनर लाभ लेता है और दूसरा न्यूट्रल रहता है। वन पार्टनर न्यूट्रल, अदर पार्टनर वन पार्टनर इज न्यूट्रल एंड अदर गेटिंग बेनिफिट। यहां पर एक पार्टनर न्यूट्रल है और दूसरे को लाभ मिल रहा है। इस प्रकार के रिलेशनशिप को हम क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं कॉमेंसलिज्म।
लिख लिया? क्या बोलेंगे? कॉमेंसलिज्म बोलेंगे। एक पार्टनर को बेनिफिट हो रहा है, दूसरा न्यूट्रल है। ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल आप देखिए, आप कि जो कैटल्स जो होते हैं ग्रेज करने जाते हैं घास के मैदान में, और उनके साथ जो एग्रेट्स होते हैं, एग्रेट एक विशेष प्रकार की बर्ड्स होती हैं जो कि घास के साथ बगल पैरेलल मैदान में चल रही होती हैं। ठीक है, अब अगर ये पैरेलल मैदान में चल रही हैं तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब गाय घास चरने जाती है तो घास हिलती है और घास के अंदर छिपे हुए इंसेक्ट्स जो होते हैं वो फुदकने लगते हैं ऊपर, और चिड़िया बगल बगल चल रही होती तो उनको खा लेती है। ऐसे अगर अकेले होती तो उसको इंसेक्ट दिखाई ही ना पड़ते, और अगर गाय चल रही है तो उनमें बैठे हुए जो इंसेक्ट्स होते हैं फुदकने लगते हैं, चिड़िया रपट रपट के खाना खा लेती है। यहाँ पर चिड़िया को बेनिफिट है, गाय को इससे चिड़िया से कोई लाभ नहीं है, लेकिन नुकसान भी नहीं है कोई। तो गाय अपना काम कर रही है और चिड़िया उसमें फ़ायदा ढूंढ रही है। इस प्रकार के रिलेशनशिप को कॉमेंसलिज्म कहते हैं। इसी प्रकार का एग्जाम्पल एक आपकी किताब में ही दिखाया गया, क्लोन फिश का होता है और सिलेंट्रेट की वैरायटी का होता है। उसमें जो क्या नाम है एनिमल है सिलेंट्रेट, वो अपने टेंटिकल्स को पानी में फैलाए हुए है, सी एनिमोन। अब क्या है कि वो अपने टेंटिकल्स पानी में बिछाए हुए हैं ऐसे, और उनमें होती हैं कौन? उनमें होती हैं निमेटोब्लास्ट जो दगती हैं। उसके डर के मारे उस एरिया में दूसरे शत्रु नहीं आते। अब इसका फ़ायदा ले करके क्लोन वैरायटी की कुछ फिश होती हैं जो वहीं पर जा कर के रहने लगती हैं। किसके बीच में? वेल प्रोटेक्टेड, उसी के टेंटिकल के बीच में। अब इंसेक्ट को मछली से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मछली को बेनिफिट यहाँ किस प्रकार का मिल रहा है कि हमारा शिकार करने के लिए इधर कोई आएगा तो वो दग जाएगा क्योंकि भैया बैठे हैं, तो टेंटिकल्स के उनके बीच में। तो ये कॉमेंसलिज्म का रिलेशनशिप होता है। हमारे ख्याल से मैंने ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से कई लेक्चर में पढ़ा लिया है। तो इस प्रकार से ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया है। इसके बाद हम अपने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, डिसाइड करेंगे कि भी हमको क्या करना है। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही फिलहाल, और खुशी मनाइए कि ये बहुत बड़ा चैप्टर इकोलॉजी का आज समाप्त हो गया। थैंक यू।